आपको ये तो जरूर पता होगा कि जब दो चार्जेस आसपास रहता है तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर दो चार्जेस का नेचर सेम हुआ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर एक दूसरे को धकेलता है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से दूर होता है। जबकि अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर का हुआ तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ होता है। तो ये तो हमें पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो उस चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स कितना होगा ये हम पता कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ फोर्स डिटरमाइन करता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच। ये पॉइंट चार्ज क्या है? जब दो चार्जेस का जो डायमेंशन है, आप यहां स्फीयर का आप डायमीटर मान सकते हैं, दो चार्जेस का जो डायमेंशन है, ये अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में काफी छोटा हुआ तो फिर उन्हें पॉइंट चार्जेस कंसीडर किया जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं ये जो पॉइंट वर्ड है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये एक रिलेटिव टर्म है। फिजिक्स में ज्यादातर चीजें आप रिलेटिव ही पाते हैं। तो ये जो लॉ है कूलॉम्स लॉ, इसे पहली बार डिराइव किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने। उनका नाम था चार्ल्स ऑगुस्ते दे कूलॉम। वैसे इंग्लिश में ये जो नेजलाइजेशन है कूलॉम, ये यूज नहीं होता है, तो उन लोगों ने इसे कूलॉम बना दिया और हम भी इसे कूलॉम ही कहते हैं, तो हम भी आगे से हमेशा इसे कूलॉम्स लॉ ही कहेंगे। चलिए, ये जो लॉ इन्होंने डिराइव किया था, इसके लिए उन्होंने यूज किया था टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस इस तरह का एपरेटस है जहां पर कि यहां से एक थ्रेड रहता है, एक वायर रहता है, और इस वायर से सस्पेंडेड होता है एक रॉड, ये इंसुलेटिंग रॉड होता है, और इस रॉड के इस तरफ देखिए एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, और यहां पर एक फिक्स्ड मेटालिक स्फीयर है। आप इसे थोड़ा एनलार्ज्ड वर्जन में देख लीजिए। यहां पर मेटालिक स्फीयर जो कि रॉड से जुड़ा हुआ है, जो कि रोटेट कर सकता है, उस वायर से सस्पेंडेड है, और ये फिक्स्ड मेटालिक स्फीयर है। तो इन दोनों में जब चार्ज दिया जाएगा तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा। ऑब्वियसली फिक्स्ड बॉडी जो है वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जो बॉडी है ये जो रोटेट कर सकता है, अगर सिमिलर चार्ज हुआ तो फिर ये दूर जाएगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो ये उसके तरफ रोटेट करेगा। वेल, ये जो रोटेट करेगा, ये मान ले कि एक सर्टेन एंगल रोटेट किया, यहां पर ये स्फीयर है और इस तरफ भी एक स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है ये रोटेट कर गया मान ले थ्रू एंगल थीटा। थ्रू एंगल थीटा ये रोटेट किया, और इस वायर का एक प्रॉपर्टी होगा, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टॉर्शनल रिजिडिटी। उस टॉर्शनल रिजिडिटी और इस एंगल से हम ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, इस टॉर्क को पता कर सकते हैं। टॉर्क होता है टॉर्शनल रिजिडिटी इनटू ये जिस एंगल में रोटेट किया। ऑब्वियसली इस एंगल को रेडियन में मेजर किया जाएगा, डिग्री में नहीं, आपको ये सब पता है। तो यहां से देखिए टॉर्शनल रिजिडिटी इस वायर का अलग अलग तरीके से पता किया जा सकता है, और थीटा हम आसानी से मेजर कर सकते हैं यहां ऑब्जर्व करते हुए। तो ये टॉर्क कितना होगा, ये टॉर्क हम आसानी से पता कर सकते हैं, और कूलॉम ने इसी तरीके से टॉर्क को पता किया था। और ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये जो रॉड है उसका जो यहां सेंटर ऑफ रोटेशन है, वहां से इस स्फीयर का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से और उस टॉर्क से इस पे अप्लाई किया गया जो फोर्स है, उस फोर्स को इजीली मेजर किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने दो चार्जेस के बीच के फोर्स को मेजर किया था। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया था। जिस समय कूलॉम ने इस लॉ को डिराइव किया था उस समय चार्ज डिफाइंड नहीं था। तो उन्होंने क्या ट्रिक अप्लाई किया था? तो उन्होंने ये जो दो मेटालिक स्फीयर्स है, इन दो मेटालिक स्फीयर्स को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। उन्होंने ये देखा, सबसे पहले उन्होंने दोनों पे चार्ज दिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दिया उन्होंने, लेट अस से Q1 और Q2। उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी जो रोटेट कर सकता है वो बॉडी, उस बॉडी में उन्होंने क्या किया, सिमिलर एकदम उसी तरह का आइडेंटिकल स्फीयर इसके साथ टच करवाया। तो टच करवाते साथ क्या हुआ कि चार्ज जो है, इसमें जो भी चार्ज था वो चार्ज आधा आधा हो गया दोनों में।
तो पहले उन्होंने Q1 चार्ज से मेजर किया फोर्स कितना है, फिर इस बॉडी को टच करवा के इसका चार्ज को आधा करके फिर इस बॉडी को यहां से हटाकर जो चार्ज आधा हो गया, उस आधा होने के कारण उन्होंने देखा कि फोर्स भी आधा हो गया। फिर से इसी चीज को रिपीट करते हुए उन्होंने क्या किया कि इस चार्ज को 1/4 कर दिया, तो उन्होंने देखा कि फोर्स भी 1/4 हो गया। सेम चीज उन्होंने दूसरे वाले बॉडी पे, दूसरे वाला चार्ज बॉडी पे अप्लाई किया। उन्होंने देखा कि इसका चार्ज जब आधा हो गया तो फोर्स आधा हो गया, इसका चार्ज जब 1/4 हो गया तो फोर्स भी 1/4 हो गया। तो यहां से उन्होंने कहा, कूलॉम ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, क्योंकि Q1 आधा हो रहा तो फोर्स भी आधा हो रहा, Q1 1/4 हुआ तो फोर्स भी 1/4 हुआ। सेम लॉजिक F2 के साथ भी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, माफ कीजिएगा मैंने F2 कहा Q2। ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को उन्होंने वेरी किया। इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी उन्होंने वेरी किया, चेंज किया। चेंज करते हुए उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब अगर R डबल हो जाए, डिस्टेंस अगर डबल हो जाए इन दो बॉडीज के बीच, तो फिर ये फोर्स 1/4 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स हो जाए तो फोर्स 1/9 हो जाएगा, 9 गुना घट जाएगा। वेल, तो सिर्फ यही 3 रिलेशन उनको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, Q1 का फर्स्ट चार्ज का, Q2 का दैट मीन सेकंड चार्ज का, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका। तो यहां से हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं, और कूलॉम ने भी ऑब्वियसली यही किया, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, इन तीनों को मिलाए तो यही रिलेशन हमें मिलेगा, डिवाइडेड बाय R²। अब देखिए Q1 और Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है ये कभी पॉजिटिव निकलेगा कभी नेगेटिव निकलेगा। उसे हटाने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना हमें यहाँ, तो यहाँ पर मॉड ऑपरेटर यूज किया जाता है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी वैल्यू निकलेगा, अगर -9 है तो +9, +7 है तो +7, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मॉड ऑपरेटर क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है इसका। वेल, तो फोर्स ये पाया गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाया जाए तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होता है। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को K नाम दिया गया। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना कि फोर्स इज इक्वल टू K, दिस इज अ कांस्टेंट, इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहां पर मॉड लगा दे। ओके, ये जो K है, इस K को आगे चल के नाम दिया गया कूलॉम्स कांस्टेंट। इन्हीं के नाम से इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कूलॉम्स कांस्टेंट। वेल, इस कूलॉम्स कांस्टेंट का अगर आप वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होता है नियरली 9 × 10⁹। दरअसल ये होता है 8.98755 × 10⁹। सो उसे कंसाइज करके मैं 9 × 10⁹ लिख रहा हूं। आप भी इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, 9 × 10⁹। वेल, सिर्फ इसके पास ये न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं है, बल्कि इसके पास एक यूनिट भी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं यहां पर इसका यूनिट क्या होना चाहिए। चलिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर K के लिए फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। ये जो K है कूलॉम्स कांस्टेंट, इसके लिए एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं। K इज इक्वल टू, यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स इंटू R², डिस्टेंस स्क्वायर, डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q1 इंटू Q2। हम चूंकि यूनिट पता कर रहे हैं तो मॉड लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस टर्म का आप यूनिट देखें, जो कि ऑब्वियसली K का यूनिट होगा। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर्ड, डिस्टेंस स्क्वायर्ड है यहां पर, डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए कूलॉम, तो चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलॉम स्क्वायर। तो ये हो गया इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलॉम स्क्वायर।
तो यहां पर देखिए इसे हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं इसे, चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर। तो इस चीज को हम बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है उसके तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, हम इसका डायमेंशन भी पता कर सकते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी पता कर सकते हैं। न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और ये मीटर स्क्वायर्ड यहां पर लिख देते हैं मीटर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। दरअसल कूलॉम होता है, कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर, दैट मीन करंट का यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलॉम। इसीलिए कहा जाता है कि 1 एम्पियर का करंट अगर कहीं पर फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन को जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसे कहा जाएगा 1 कूलॉम। तो कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, देखिए, किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू सेकेंड टू द पावर -4 इंटू एम्पियर टू द पावर -2। तो यहां से आप इसका डायमेंशन पता कर सकते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट का। किलोग्राम स्टैंड्स फॉर मास, मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, सो लेंथ टू द पावर 3, और सेकंड स्टैंड्स फॉर टाइम का यूनिट है, सो टाइम टू द पावर -4, और एम्पियर करंट के लिए है, आई रिप्रेजेंट्स करंट, सो करंट टू द पावर 2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। ओके, कूलॉम्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट है विच इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, यहां पर ये जो के है आगे चल के अभी मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या करते हैं, के के जगह एक दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं। चलिए, दिस फोर्स F इज इक्वल टू के के जगह, ये जो के है, के के जगह एक नया टर्म हम यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। मैं यहां पर आपको बता दूं, ये जो वैल्यू निकल के आया के का, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। यहां पर बीच में क्या है, क्या वैक्यूम है या फिर हवा है या फिर पानी है या केरोसिन में रखा गया है, क्या है मीडियम, उस मीडियम में ये वैल्यू डिपेंड करता है। यहां पर ये जो वैल्यू लिखा गया है, दिस वैल्यू इज फॉर वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर के लिए भी लगभग यही वैल्यू निकल के आता है। सो वैक्यूम या एयर के लिए ये वैल्यू है। तो यही के जगह पे अब मॉडर्न डेज में हम ये वाला वैल्यू यूज करते हैं। सो फॉर्मूला क्या बना, देखे, F फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, मॉड लगा दे, ओके, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां ये जो एप्सिलन नॉट है, ऑब्वियसली ये टर्म जो हम यूज कर रहे हैं ये के लिए यूज कर रहे हैं, और ये वैक्यूम के लिए ये कांस्टेंट है, वैक्यूम या एयर के लिए। तो ये जो टर्म है दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वैक्यूम और एयर। तो ये जो एप्सिलन नॉट है, इस एप्सिलन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, सो परमिटिविटी, this is called permittivity of free space, this epsilon naught। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, that numeric value is 8.854 into 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आप गौर से देखें कि के इज इक्वल टू दिस वन, तो आप समझ जाएंगे एप्सिलन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। तो एप्सिलन नॉट का यूनिट वही होगा जो कि इस के का यूनिट का रेसिप्रोकल होगा। के का जो भी यूनिट है
इसे 1 से डिवाइड कर दे तो वो यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। दैट मीन ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। इसी चीज को आप इसका 1 से डिवाइड करें, इसका रेसिप्रोकल ले, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जिसे कि कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए जो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है कि दो चार्जेस है, चार्ज में एक में इतना चार्ज है, दूसरा में उतना चार्ज है, दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला में वो वैल्यूज प्लग इन करके उसका रिजल्ट पता कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हमने क्या पता किया? फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता किया। फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये फॉर्मूला हमें वो बता के नहीं देता है कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। हाँ, भले ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे चार्ज के तरफ फोर्स होगा या दूसरे चार्ज से दूर फोर्स होगा, ये हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल नहीं बताता है। वो बताता है कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो। सो अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। सो इसी का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर से चार्जेस को ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा पहला चार्ज और इसमें Q1 अमाउंट का चार्ज है, और ये हो गया दूसरा चार्ज, इसमें Q2 अमाउंट का चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले चलिए मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर का है, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी पे, देखिए ये पहला बॉडी है, ये दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकंड बॉडी। तो सेकंड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा पहले आप ये देखिए। चूंकि दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज है तो फोर्स यहां से दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। ये जो लाइन है दोनों को जोड़ने वाला लाइन है, दोनों को सेंटर्स को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स होगा, लेकिन एक दूसरे से दूर होगा। सो दूसरा बॉडी में जो फोर्स अप्लाई होगा, चलिए अब वेक्टर फॉर्म में हम कंसीडर कर रहे हैं, सो फोर्स एज अ वेक्टर हम कंसीडर करेंगे। इस फोर्स को कहा जाता है F, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 या चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। पहले हम लिखते हैं किस पे लगा फोर्स, और फिर आगे चल के हम वो डिजिट या वो लेटर लिखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कौन लगा रहा है फोर्स। 2 पे फोर्स लगा, 1 ने फोर्स लगाया। तो अगर हम इसकी बात करें, इस बॉडी पे लगा हुआ फोर्स की बात करें, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और उसे हम कहेंगे F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ओके, फिलहाल के लिए हम सेकंड बॉडी को ही कंसीडर करेंगे। हम देखेंगे सेकंड बॉडी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, तो इस डायरेक्शन में लगा। अब इसे हमें क्या करना होगा? इसे वैल्यू, इसे क्वांटिफाई करना होगा, इसके लिए वैल्यू पता करना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल के लाना होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन के बराबर है? यहां पर क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन हमें इस फोर्स का डायरेक्शन बता के देगा? देखिए ये जो फोर्स है, इस फोर्स के पास क्या है? इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है F21। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो कूलॉम्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म है उस स्केलर फॉर्म से ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन को हम अभी पता करेंगे, और इसका डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं F21 जो वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन। सो वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसी के साथ साथ उसका डायरेक्शन, दोनों मिलके वेक्टर बनता है। तो यहां पर आप गौर करें, ये मैग्नीट्यूड तो स्केलर फॉर्म से हम पता कर लेंगे, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किस इंफॉर्मेशन से हम पता कर सकते हैं? आप गौर करें, अगर हम एक वेक्टर यहां पर ड्रॉ करें, एक वेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड बॉडी, ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
सेकेंड बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी। सो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले तो आप देख ले, ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑफ चार्ज 2 या सेकेंड बॉडी फ्रॉम या विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज 1। सो इसे इस तरह से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप एक बार रिवाइज कर ले, ये R12 होगा या 21 होगा। ये हमने 11th में देखा था कि मान ले दो पॉइंट्स है, एक और 2 पॉइंट्स है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से, लेट से दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O। इस रेफरेंस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसे अगर हम R1 कहें, और सेकेंड पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी रेफरेंस पॉइंट से उसे अगर हम R2 कहें, और ये जो है इसे अगर हम कहें R, तो फिर R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा आप गौर से देखें। हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। वेक्टर एडिशन करके देखें। वेक्टर एडिशन कैसे होता है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दे पहले। तो देखिए R1 प्लस R अगर हम कहते हैं तो ये क्या निकल के आता है, देखिए R1 पहले वेक्टर का हेड प्लस R का टेल हमने जोड़ दिया। सो यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अब शुरुआती पॉइंट से, मतलब यहां से रेफरेंस पॉइंट से, यहां से अगर हम सेकेंड वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाए जो कि R2 है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो दैट इज R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां से हम कह सकते हैं वी आर कंसर्न्ड अबाउट R, सो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो इन दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, या फिर कहें R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करने से जो वेक्टर बना वो R है। और हमें भली भांति पता है इस वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। इस वेक्टर को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, पहले जिस पॉइंट के लिए जो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम पहले लिखते हैं, और जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम बाद में लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे पुराने ज़माने में इसे ठीक उल्टे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। 1960s 1950s उस समय इसे उल्टे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। ये जो वेक्टर है इसे कहा जाता था R12। दैट इज वाई आपको बहुत सारे कॉपी पेस्ट वाला जो किताब है उसमें आपको अभी भी ये R12 ही मिलेगा, लेकिन मॉडर्न जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से इसे R21 कहा जाएगा। तो अभी यहां से देखिए, आप गौर करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो वेक्टर है R21, इसका डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। तो इसका जो डायरेक्शन है R21 का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे R21। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे R21 का जो डायरेक्शन है। तो ये दो डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है, ये दोनों डायरेक्शंस सेम है। तो हम इसके जगह पे जो कि अननोन है, जिसे हमें पता करना है, उसके जगह पे हम ये वाला इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। तो फिर फोर्स एज अ वेक्टर फॉर्म हमें क्या बताता है, देखिए क्या निकल के आता है। सो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, वेक्टर फॉर्म में हम कहेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 मॉड अभी हमने हटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने कंसीडर किया है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो भी एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। यही ब्यूटी है फिजिक्स का, यही खूबसूरती है फिजिक्स का कि कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसके साथ हमें इसका डायरेक्शन को अपेंड करना है, डायरेक्शन को जोड़ देना है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को हम F21 न कह के R21 कैप कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए ये जो R21 है, दिस R21 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस R21 जो डायरेक्शन है दैट कुड बी रिटन एज
r21 वेक्टर जो है डिवाइडेड बाय r21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज मैग्नीट्यूड इन टू डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेक्टर, सो द डायरेक्शन इज द वेक्टर का डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पर क्लब करते हैं, यहां पर डालते हैं, तो क्या निकल के आता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड इंटू ये जो वेक्टर है R21 जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड है। और आप गौर करें वो मैग्नीट्यूड R है, उसी को हमने R से रिप्रेजेंट किया था, वही है। ये R क्या था, जब हम सिर्फ R कह रहे थे स्केलर फॉर्म में, वो क्या था, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट मीन ये चीज जो है ये इसी के बराबर है, तो यहां पर हम सीधा R कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। आप R क्यूब की जगह पे ऐसे भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसे क्यूब कर दीजिएगा। और उसके बाद हम ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को लिख लेंगे R21 वेक्टर। ओके, सो आप यहां पर गौर करें कि ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि हमने तो पहले ही अज्यूम कर लिया पॉजिटिव दो चार्जेस है, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इधर है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन तो बदल जाएगा, तब तो ये वाला फोर्स का ये वाला जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में उस समय उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो अभी एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। सो मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। चलिए पहले मैं नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूं। अगर नेगेटिव भी कंसीडर किया जाए, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा, फोर्स तो यही इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज है, एक दूसरे से दूर फोर्स अप्लाई होगा। तो इस केस में देखें, अब भी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि Q1 में नेगेटिव वैल्यू आएगा और Q2 में नेगेटिव वैल्यू आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो डायरेक्शन यही बताएगा, इसी का जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन बताएगा। लेकिन अगर मान ले एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ, कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, तो इस केस में आप ये पाएंगे जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चार्ज का अमाउंट सेम रहे, जो अमाउंट था वही है, लेकिन एक को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया गया। तो अब फोर्स का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बदल जाएगा। ये डायरेक्शन जो है, आप गौर करें, ये डायरेक्शन किस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये R21 वेक्टर, माफ कीजिएगा R12 वेक्टर जो है S12 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब आप ध्यान से इस चीज को देखें कि यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आया और दूसरा नेगेटिव वैल्यू आया, तो ये तो ओवरऑल ही नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। वही नेगेटिव साइन को आप यहां पर भेज दें, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जो आएगा वो अपने आप इस चीज को बताएगा। वो नेगेटिव वैल्यू जब यहां पर आएगा, नेगेटिव साइन जब यहां पर आएगा, तो ये वेक्टर निगेट हो जाएगा। और वेक्टर का नेगेट होने का मतलब क्या है, एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन बदल जाता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, डायरेक्शन बदल जाता है। तो यहां ब्यूटी देखे आप, खूबसूरती देखे कि एक ही फॉर्मूला से ये अपने आप बदल जाएगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो आपको फॉर्मूला कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन अपने आप इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल के R21 बन जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला स्टैंड्स, ये हर जगह पे स्टैंड करेगा। दिस फॉर्मूला इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो यहां से एक और चीज आप देख ले, एक और चीज कि ये तो हमने F21 की बात किया, अगर हम F12 की बात करते तो F12 मतलब इस पहले बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा, दिस इज F12 वेक्टर। सो अगर हम F12 की बात करें, सो F12
इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप सीधे इस फॉर्मूला को देख के भी इसे डिराइव कर सकते हैं। सीधे हम कहेंगे दिस इज द मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब क्योंकि यहां पर वेक्टर यूज हो रहा है इसीलिए यहां पर स्क्वायर जो है क्यूब हो गया है। और ये जो है चूंकि हमने अब F21 नहीं बल्कि हम अभी F12 पता कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा R12 वेक्टर। तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। आप गौर से देखिए F21 के लिए यहां पर हमें R21 मिल रहा, F12 के लिए हमें R12 मिलेगा। तो यहां से एक और चीज कि ये बहुत क्लियर है कि ये दो फोर्सेस जो है F21 और F12 ये दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। मैग्नीट्यूड देखें दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कहेंगे F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। हमें पता है एक वेक्टर को निगेट करने से उसका डायरेक्शन बदल जाता है। और ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा बॉडी उस पहले बॉडी पे उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।